हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एंथ्रो का ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम टॉपिक 1.2 यानी कि एंथ्रोपोलॉजी की रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे हम ये देखेंगे कि कैसे तरह जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, फील्ड ऑफ स्टडी है, उसका हमारे एंथ्रोपोलॉजी से क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और हम इन सारी चीज़ों को एक आंसर फॉर्मेट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी बात आती है सोशल साइंस या फिर सोशोलॉजी से क्या रिलेशन है। तो सोशोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, वहीं एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैन। तो सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी करता है और साथ ही साथ ये सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमंस का बिहेवियर जो है ग्रुप में कैसा है वो देखता है। जबकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैन है। तो मैन को स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो सोसाइटी की स्टडी उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैन जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है। इसीलिए सोसाइटी की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में ही आता है। रिलेशनशिप देखते हैं हम। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के अलग अलग ब्रांच है, उसको हम कंपेयर करेंगे हर एक डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है। जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी है और सोशोलॉजी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखिए, आइडिया ऑफ कल्चरल फील्ड, कल्चरल अपरेटस एक्सेट्रा इज टेकन बाय सोशोलॉजी फ्रॉम सोशल एंथ्रो। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कल्चरल फील्ड हो गया, कल्चरल अपरेटस हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब ओरिजिनेट सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हुए हैं और सोशियोलॉजी ने अपनी सोसाइटी की स्टडी करने के लिए इसको बोरो किया है। इन्फ्लुएंस ऑफ बेसिक पर्सनालिटी टाइप डिस्कवरी ऑफ राल्फ लिंटन एंड अब्राहम कार्डिनर ऑन सोशलॉजिस्ट। आगे चल के हम जब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक पर्सनालिटी स्कूल आता है, जिसमें राल्फ लिंटन और अब्राहम कार्डिनर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे काम दिए हैं। तो इनके काम काम का इन्फ्लुएंस जो है वो सोशलॉजिस्ट के ऊपर भी पड़ा है सोसाइटी की स्टडी के लिए। फिर मेलिनोस्की अप्लाइड व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर एंड दैट कंट्रीब्यूटेड टू सोशोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड व्यू पॉइंट है जो कल्चर की स्टडी को लेकर, वो उसने सोशोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन दी है। अप्लाइड व्यू पॉइंट मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों ने सोशोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद डिस्कवरीज ऑफ रूथ बेनेडिक्ट हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अबाउट नेशनल कैरेक्टर। रूथ बेनेडिक्ट जो है, इन्होंने नेशनल कैरेक्टर पे एक स्टडी की थी, ये भी हम स्कूल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसने भी काफ़ी हेल्प की है कई कई सारे सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि नेशनल कैरेक्टर हम जब स्टडी करते हैं तो हम सोसाइटी में भी लोगों के कैरेक्टर को, के बिहेवियर को समझने में हमें हेल्प मिलती है। अब देखते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है हमारे सोशोलॉजी के साथ। रोल ऑफ इन्वायरमेंट एज द चीफ कॉज ऑफ मेंटल डिफरेंसेस एंड नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ सोशोलॉजी। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो इन्वायरमेंट है उसका रोल जो है मेंटल डिफरेंसेस के होने में काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, हम आज जैसे पहले ये सोच थी हमारी कि डिफरेंट रेसेस हैं, उनके लोगों, जैसे वाइट वाले रेस के लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं, ब्लैक वाले कम सुपीरियर हैं। तो बाद में जब इसकी गहराई से स्टडी हुई तब हमें पता लगा कि इन्वायरमेंट जो है उसका बड़ा रोल होता है हमारे मेंटल डिफरेंसेस क्रिएट करने में, ना कि हमारे फिज़िकल आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोशोलॉजी की स्टडी में भी आती थी, जिसको हमने एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है। डिसअप्रूविंग द आइडियाज़ ऑफ रेसिज्म। अब यही बात है कि जैसे रेसिस्ट पहले आइडियोलॉजी थी कि वाइट रेस सुपीरियर है, ब्लैक रेस मतलब सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है। तो उस आइडियाज़ को भी डिसअप्रूव करने में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक भूमिका है, और रेसिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे सोशियोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर सेम इन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। अब जो सोशल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो दोनों ही फील्ड में, चाहे वो एंथ्रो हो चाहे सोशियोलॉजी हो, सेम है। और क्या कहा गया है सोशल स्ट्रक्चर को? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन अ फैमिली। एक रिलेशनशिप जो कि इंडिविजुअल और कई सारे ग्रुप आपस में बनाते हैं एक सोसाइटी के अंदर, उसको ही हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल स्ट्रक्चर। अब जब सोशल स्ट्रक्चर को हमें समझना है तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से। तो ये दोनों ही टेक्निक्स हमारे एंथ्रो में, सोशोलॉजी में, दोनों जगह यूज़ होती है।
साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है सोशियोलॉजिकल स्टडी। जो सोशियोलॉजिकल स्टडी का एक मेथड है वो दोनों ही में काम आता है। अब उसके बाद हमारा बात आती है डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस क्या है दोनों में? एंथ्रोपोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वाइल सोशियोलॉजी कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न सोसाइटी, रूरल एंड अर्बन मेनली। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? हमारी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके की सोसाइटी को स्टडी करती है। सिंपल जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज़, प्रिमिटिव सोसाइटीज़, कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉडर्न सोसाइटी। जबकि जो सोशियोलॉजी है वो मेनली कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉडर्न और वेस्टर्न सोसाइटी को ही स्टडी करती है, और रूरल अर्बन एरियाज़ को स्टडी करती है। वो ट्राइबल्स की स्टडी कम करती है। ठीक है, इसमें ये प्रोविज़न नहीं है। मेथोडोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में फेस टू फेस स्टडी होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बाद में स्टार्ट हो गई थी मालिनोस्की और इन सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा। जबकि सोशियोलॉजी में सेकेंडरी टेक्निक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्वेश्चन सर्वे एंड शेड्यूल करके। ठीक है, सेकेंड हैंड स्टडी का मतलब ही यही होता है, सेकेंडरी टेक्निक्स का यूज़ करके स्टडी करना। हमने किसी और के वर्क को स्टडी किया और उसकी हेल्प लेके आगे बढ़े। ठीक है, कंटेंट की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड को स्टडी करता है। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स को ये लगभग स्टडी करता है, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, अलग अलग करके स्टडी करता है। जबकि सोशियोलॉजी मेनली सोशल रिलेशंस को देखता है और सोशल इंटरैक्शंस को देखता है। ठीक है, अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ यूनिक एंड होलिस्टिक डिसिप्लिन स्टडिंग सोसाइटी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, वेयर एज सोशियोलॉजी इज़ अ पार्ट स्टडी। ठीक है, टोटलिटी की स्टडी, टोटलिटी में स्टडी करता है एंथ्रो। ठीक है, पूरे स्पेस और टाइम, चाहे किसी भी समय की सोसाइटी हो, किसी भी तरह की सोसाइटी हो, जबकि सोशियोलॉजी एक पार्ट स्टडी है। अब हम कंपेयर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी को मेडिकल साइंस से। तो मेडिकल साइंस देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो एंथ्रोपोलॉजी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है क्या होती है, स्टडी ऑफ मैन होती है। जबकि मेडिकल साइंस प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। किसी डिजीज़ का हम मैनेजमेंट करते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के थ्रू। ये सारे प्रोसेसेस मेडिकल साइंस में इन्वॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ को हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी एंड कल्चर ऑल्सो। बायोलॉजी से तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन हेल्थ को कि कैसा इंसान का फिज़िक है, उसका डीएनए क्या है, ठीक है, कैसे उसके अंदर क्या जीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। जबकि कल्चर का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, और कल्चर की स्टडी हमारा पार्ट होती है फिज़िकल और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ये दोनों ही चीज़ें हमारी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं और कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम सोशियो कल्चरल। तो हमारी एंथ्रोपोलॉजी का भी इन दोनों चीज़ों से बहुत गहरा रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम फिज़िकल एंथ्रो की बात करते हैं। ठीक है, फिज़िकल एंथ्रो की दोनों में क्या है, तो फिज़िकल एंथ्रो स्टडी करता है स्टडी ऑफ एचएलए सिस्टम। एचएलए सिस्टम एक तरीके का जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड का सिस्टम होता है, जिसको फिजिकल एंथ्रो में हम स्टडी करते हैं। डर्माटोग्राफिक स्टडी, ठीक है, डर्माटोग्राफिक स्टडी हम करते हैं फिंगरप्रिंट्स और इन सब को स्टडी करने में, स्किन के बनावट को, जो कि हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत हेल्प करती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एंथ्रोपोमेट्री। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एंथ्रोपोमेट्री में क्या करते हैं, हम तरह तरह की जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसको स्टडी करते हैं, किस किस टाइप का फिजिक होता है, एवरेज साइज़ क्या होता है किसी नेशन में, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी स्टडी हमें किस में हेल्प करती है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो हम इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें हमें इक्विपमेंट या फिर बैठने का या स्पेस सूट, इन सब को डिज़ाइन करने में हमारी एंथ्रोपोमेट्री हेल्पफुल होती है। गेरोंटोलॉजी यानी कि एज के साथ क्या चेंजेस आते हैं ओल्ड एज में, इन सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी भी हमारे फिजिकल एंथ्रो का ही एक पार्ट है। आगे हम बात करें अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसका हमारे मेडिकल साइंस से क्या रिलेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड वेलबींग आर कल्चरली डिटरमाइंड। ठीक है, अगर हम डिजीज़ और वेलबींग की बात करें तो ये कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपने आप को बीमार तब तक नहीं मानते जब तक वो बिस्तर पे नहीं पड़ जाते। ठीक है, तब तक वो अपने आप को बीमार नहीं मानते। वैसे ही कई जगह पे कल्चर का बहुत इफेक्ट आता है कि डिज़ीज़ का हम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
सेकेंड पॉइंट में हमारी बात की गई डिजीज़ डायग्नोसिस बाय सोशो कल्चरल मैकेनिज्म। ठीक है, डिजीज़ है या नहीं, या कैसी डिजीज़ है, इस चीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए भी हम सोशो कल्चरल मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि रूरल बंगाल साइड में अगर हम देखें तो स्नेक बाइट जो है उसका डायग्नोसिस करने के लिए हम ग्रीन चिलीज़ चखाते हैं उस इंसान को। ठीक है, और ये कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही है तो स्नेक ने आपको बाइट किया है। नॉलेज ऑफ लीव्स एंड बार्क टू क्योर डिजीजेस। ठीक है, हम कल्चर के हिसाब से अगर हम इंडियन कल्चर को ही देख लें तो हमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियों और इन सब दादी नानी के नुस्खे ये सब हमने शुरू से ही सुने हैं कि डिजीज़ को क्योर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस बाय सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ कल्चर्स में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस रहती हैं जिसको फॉलो करके हम किसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि कल्चरली लोगों को पता होता है कि अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये इस चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके से भी कुछ हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आती है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंसेस हमारे मेडिकल साइंस के साथ, तो क्या डिफरेंसेस हैं? Anthropology is more focused on traditional medicine, while medical science more on modern form of medicine. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जहाँ बात करता है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, वहीं हमारे मेडिकल साइंस आज डेवलप्ड दुनिया का एक पार्ट है, इसीलिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिसिन की बात करता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज डिजीजेज इन अ होलिस्टिक मैनर, taking into account social and cultural practices, economic behavior, beliefs, etc., while medical science deals with it in a part manner. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है, इसीलिए ये अगर किसी हेल्थ या डिजीज़ की भी बात करता है तो ये सारे फैक्टर्स को देखता है और समझता है, जैसे कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा, वहाँ के बिलीव्स कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि मेडिकल साइंस सिर्फ एक पार्ट मैनर में स्टडी करता है, कौन सी डिजीज़ है, उसका डायग्नोसिस किया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया। मॉडर्न कल्चर लेज ग्रेटर स्ट्रेस अपॉन साइंटिफिक मेडिसिन एज अपोज टू फोक और इंडिजिनस मेडिसिन। अब हमारा जो आज का मॉडर्न कल्चर है वो ज़्यादातर एम्फेसिस किस पे करता है, हमारे मॉडर्न या साइंटिफिक तरीकों पे ही, और हमारे इंडिजिनस मेडिसिन्स को अपोज किया जाता है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं बोथ इनरिच ईच अदर इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। दोनों ही हमारी हेल्प करते हैं ह्यूमन हेल्थ को समझने के लिए। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया, 2 चीज़ें पढ़ी हैं रिलेशनशिप, बाकी का कल मैं पूरा करा दूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, अर्थ साइंसेस बचा है हमारा, और हिस्ट्री और साइकोलॉजी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।